Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chavan and I'm here to guide you throughout your engineering admission process. तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दिस इज बेस्ड ऑन कैंडिडेचर टाइप. ओके, कैंडिडेट का टाइप क्या है. जब आप रजिस्ट्रेशन द फर्स्ट स्टेप अभी स्टार्ट होने ही वाला है जल्दी ही, तो फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और दैट टाइम यू हैव टू सिलेक्ट. आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप टाइप ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या फिर टाइप ई कैंडिडेट हो. तो टाइप ए का एलिजिबिलिटी क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, ओके वो हम डिटेल में पहले देखेंगे. और उसके बाद उसके लिए जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए. तो उसके लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. So before moving to the today's topic, I really want to thank each and everyone who have gone through my all the videos and supported me. So really thank you very much. Of course बच्चे लिस्ट मांग रहे हैं, ठीक है, and I'm really sorry I'm not able to share it with you because of some updates. मुझे कुछ updates उसमें करने हैं and I'll share with you. उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. और वैसे भी अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो डोंट वरी अबाउट इट. अभी जो टाइम है वो फोकस करो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और जिन कॉलेजेस में आपको इंटरेस्ट है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो. अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन रिलेटेड या फिर कॉलेज रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो. मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. ओके, ठीक है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वी विल प्रोसीड विथ टूडेज टॉपिक दैट इज कैंडिडेचर टाइप ए टू टाइप ई. डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि कैंडिडेचर टाइप क्या होता है और हर एक टाइप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है. डिटेल में स्टडी करेंगे. बट बिफोर मूविंग टू द टूडेज टॉपिक लेट मी क्लियर यू वन थिंग. यहाँ पे जो भी मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डेटा गिवन ऑन द CET सेल वेबसाइट. ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर है और ये मैंने CET सेल ओके वहाँ उस वेबसाइट से डाउनलोड किया है. तो आप भी वहाँ से डाउनलोड करके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो 23-24 का है. जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको 24-25 का भी इंफॉर्मेशन ब्राउजर वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. तो उस वक्त भी आप ये सब देख सकते हो. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे देखो इन्होंने कैंडिडेचर टाइप आप देख सकते हो. दे हैव गिवन कैंडिडेचर टाइप और हर एक का एलिजिबिलिटी लिखा है. टाइप ए का क्या होना चाहिए, देन टाइप बी, देन टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई. आज हम यहाँ तक करेंगे महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट. सी ये टाइप ए टू ई जो है ना दिस इज एप्लीकेबल टू महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स. उनमें ये डिफरेंट टाइप्स आते हैं. ओके, OMS इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बाद और कुछ कोटाज है लाइक NRI क्या होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. फॉरेन नेशनल क्या होता है, तो ये सब अलग से डिस्कस करेंगे. आज सिर्फ हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ये टाइप ए टू ई. ओके, तो ये जो टाइप है दैट इज महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट. अ कैंडिडेट कैन क्लेम ओनली वन टाइप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर ओके फ्रॉम टाइप ए टू ई. तो महाराष्ट्र कैंडिडेट के ही ये टाइप है और आप किस में फिट हो रहे हो वो आप ठीक से देख लो. अकॉर्डिंग टू दैट इन्होंने एट द एंड ओके एट द एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट दिया है. तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. टाइप ऑफ कैंडिडेट एंड द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन. तो यहाँ पे उन्होंने टाइप ए बी सी डी ई सबका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया है. तो क्या है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली वहाँ पे प्रोड्यूस करना है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है कि जो भी डेटा यहाँ पे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम द CET सेल ओनली. ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, आगे जाते हैं. ओके, तो ये जो डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लाइक टाइप क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है उसका एंड देन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट देना चाहिए, ये मैंने उसी फाइल से जो CET के वेबसाइट है वहाँ से लिया है. ओके, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, फॉर फर्स्ट ईयर टाइप ए अगर है तो कंडीशंस क्या है टू बिकम एलिजिबल. तो कैंडिडेट पासिंग SSC मतलब 10th एंड ऑल्सो HSC. ओके, सो 12th मतलब ऑल्सो का मीनिंग क्या है, 10वीं और 12वीं दोनों भी, ठीक है, 10वीं और 12वीं दोनों भी, ठीक है. कंसिडरिंग व्हाट 12th पास स्टूडेंट मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं कर रहा हूँ लाइक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और वोकेशनल एग्जामिनेशन, ये मैं कंसिडर अभी नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट कंसिडरिंग, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि
जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो 12th पास स्टूडेंट्स है और उनको कंसिडर करके मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दे मेंशन 10th प्लस 12th, मतलब दोनों भी कहाँ से होने चाहिए, और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। फिर आपका बोर्ड कुछ भी रहने दो, स्टेट बोर्ड रहने दो, सीबीएसई, आईसीएसई, कुछ भी रहने दो, ठीक है, बट इट शुड बी व्हाट इन द महाराष्ट्र एंड अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये पहला क्लियर है, 10 और 12 फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट ओनली। और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया है, मतलब दिस कंपल्सरी है, ये भी और ये भी दोनों चाहिए आपको। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है, अ कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और इज बॉर्न इन महाराष्ट्र। मतलब इसका मीनिंग ये है कि आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो नॉर्मली आपको नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट करके मिलता है, ठीक है। तो उसमें आपका डोमिसाइल स्पेसिफाई रहता है कि आप महाराष्ट्र से हो, ओके, ही इज द कैंडिडेट इज डोमिसाइल इन द महाराष्ट्र, ऐसे वहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन रहता है, ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं रहता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, उसके ऊपर आपका जो बर्थ है वो कहाँ पे, किस सिटी में महाराष्ट्र के हुआ है, वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखिए, दिस इज एलिजिबिलिटी, ठीक है, बट उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या प्रोड्यूस करना है, तो डोमिसाइल, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ना वो आइदर सेपरेट आता है या फिर एक साथ आता है, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल करके रहता है, एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट एक साथ मिलता है, बहुत सारे बच्चों के पास रहता है, कुछ लोगों के पास ये सेपरेट रहता है और ये सेपरेट रहता है, ओके। तो मतलब दोनों भी करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है, जैसे मिलता है वैसे प्रोड्यूस करो। देन बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे, उस पर ध्यान रखना है कि प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट पे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। देन द लिविंग सर्टिफिकेट, ओके, सो दिस वन इज इजीएस्ट, लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि 10वीं के सॉरी आफ्टर 12th 12वीं के बाद आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, बट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस मैंने खुद देखा है ये, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर आप थोड़ा केयरफुली ध्यान दो कि जब बच्चे लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ये सब एलिजिबिलिटी प्रूफ करना चाहते हैं तो लिविंग सर्टिफिकेट पे नेशनलिटी वो मेंशन नहीं करते बहुत बार, ठीक है, वो डैश कर देते या वो ब्लैंक रख देते। तो नेशनलिटी के लिए भी लिविंग सर्टिफिकेट चलता है, ठीक है, टाइप ए के लिए जैसे चल रहा है वैसे ही टू प्रूव द नेशनलिटी आपका लिविंग सर्टिफिकेट सफिशिएंट है, बट वहाँ पे भारतीय या फिर इंडियन ऐसे कुछ लिखा नहीं होता आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे। दूसरी चीज़, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं रहता है, प्लस मदर टंग भी मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अभी यहाँ पे हमने सब्जेक्ट निकाला ही है, तो आप ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना है कि आप जब लिविंग सर्टिफिकेट लोगे, अगर आपने लिया भी होगा, ऑफ कोर्स अभी तक आया होगा आपके पास, तो उस पर ये तीन चीज़ें है कि नहीं वो चेक करो। फर्स्ट वन, इंडियन मेंशन है क्या, देखो नेशनलिटी के यहाँ पे। उसके बाद मेंशन प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी है क्या, देखो मैंने बहुत लिविंग सर्टिफिकेट देखे हैं जिस पे ये मेंशन नहीं रहता। एंड द थर्ड वन, मदर टंग, ठीक है, ये तीनों चीजें चाहिए, ये कहीं ना कहीं पे भी काम में आ सकती है। लिविंग सर्टिफिकेट इज रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर वो एक डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपको एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट आपको इजीली मिलता है क्योंकि ये स्कूल लेवल पे मिलता है, 12 जहाँ से किया वहाँ पे मिलता है, तो ये चीज़ें उस पर होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल रिक्वायर्ड फॉर द टाइप ए कैंडिडेट। मुझे लगता है कि ये सफिशियंट है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 10वीं और 12वीं महाराष्ट्र स्टेट से होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट का खुद का, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर उसका प्लेस डोमिसाइल या फिर वो प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र से होना चाहिए, और उसके लिए 3 डॉक्यूमेंट है, एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट। सो लिविंग सर्टिफिकेट इज वेरी इजी टू गेट, ठीक है, बट मेक श्योर दैट दिस थिंग मस्ट बी मेंशन, ये मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज लिविंग सर्टिफिकेट काम में नहीं आएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप बी के लिए। ओके, सो टाइप बी में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसके लिए पहला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया है, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए अबव। अब टाइप ए में क्या था
कि 10 प्लस 12 दोनों भी आपके महाराष्ट्र स्टेट से होने चाहिए। तो यहाँ पे वो फुलफिल नहीं कर रहा है, उसका आइदर 10th या 12th कुछ तो बाहर से हो गया है, ठीक है, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो टाइप ए फुलफिल नहीं कर पा रहा है। प्लस अब दूसरा कंडीशन क्या था कि कैंडिडेट का खुद का डोमिसाइल होना चाहिए या फिर बर्थ होना चाहिए महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आइदर वो स्टूडेंट 10th या 12th नहीं कर पाया या फिर उसके पास डोमिसाइल नहीं है महाराष्ट्र का, इसलिए वो टाइप ए में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बट हु और हुज फादर और मदर इज अ डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब 10वीं 12वीं नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट अगर उसका या फिर उसके फादर मतलब पिता का या फिर उसके माता का मदर का, ठीक है, अगर डोमिसाइल है महाराष्ट्र का तो ही इज एलिजिबल फॉर द टाइप बी महाराष्ट्र कैंडिडेट। तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना हुआ कि 10th और 12th का इश्यू हो रहा है, ठीक है, और डोमिसाइल उसका रहेगा या फिर अगर उसके पास भी नहीं रहेगा तो आइदर उसके फादर का लाइक पिता का या फिर मदर का, ठीक है, उनके माँ का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो 12th तो अभी ये प्रूव करने के लिए चलेगा नहीं क्योंकि वो महाराष्ट्र के बाहर है। तो व्हाट वी नीड हियर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके। और किसका चलेगा, तो खुद का कैंडिडेट का चल सकता है जो एडमिशन ले रहा है, उसके बाद फादर का चल सकता है या फिर मदर का, ठीक है। तो अगर इनमें से एक का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ही बिकम्स एलिजिबल फॉर द टाइप बी कैंडिडेट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइप ए एंड द टाइप बी। नाउ विल प्रोसीड फॉर द टाइप सी। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द टाइप सी कैंडिडेट। तो ऑफ कोर्स पहला जो यहाँ पे होगा कि वो टाइप ए और टाइप बी दोनों के भी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब 10 12 का नहीं हो रहा है, प्लस उसके पास या फिर उसके फादर या मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है। तो तीसरा क्या है फिर, तो यहाँ पे देखो व्हाट दे मेंशन, हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, लाइक आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है या फिर पीएसयूज में जो हायर पोस्ट पे जॉब करते हैं वो लोगों के लिए, सबके लिए जिनका पोस्टिंग इंडिया में कहीं पे भी होते रहता है, ठीक है। तो अगर उनका पोस्टिंग समझ लो कि महाराष्ट्र में हुआ, अभी समझो इसका रजिस्ट्रेशन का डेट जो है या फिर एडमिशन का जो डेट है, लास्ट डेट है, समझो कुछ तो 15th वगैरह पकड़ लो, ठीक है। उससे पहले अगर उनका यहाँ पे पोस्टिंग हो जाता है महाराष्ट्र में तो फिर उनके पास अगर ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, मतलब सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफार्मा ए क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बट अगर ये सर्टिफिकेट अगर वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, जैसे ही मतलब उनका पोस्टिंग हो गया महाराष्ट्र में और अगर उनका बच्चा 12th करके अभी महाराष्ट्र स्टेट के लिए मतलब अप्लाई करना चाहता है इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए, तो फिर अगर ये सर्टिफिकेट अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया तो द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द व्हाट यू कैन से एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोफार्मा ए क्या है वो देखते हैं फॉर द टाइप सी कैंडिडेट। ये उनके ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट में ही दिया है जो फाइल में दिखा रहा हूँ, सी दिस इज टाइप सी कैंडिडेट प्रोफार्मा ए। तो ये जो है इस फॉर्मेट में उनको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है टाइप सी कैंडिडेट के लिए। तो ये प्रोफार्मा जो भी टाइप सी कैंडिडेट है जो भी अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, वो ठीक से देखो कि ये प्रोफार्मा सी है, सेम फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सेम व्हाट यू कैन से ड्यूरिंग द होल एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी टाइप सी क्लियर है कि टाइप ए और बी मतलब 10 12 और डोमिसाइल इनके पास नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनका पोस्टिंग कहीं पे भी होते रहता है, तो महाराष्ट्र में आ चुके हैं और अब उनको एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेना है, ठीक है। तो उनको ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अलॉन्ग विथ व्हाट जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके साथ ये डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी होगा, ओके। नाउ विल प्रोसीड फॉर द टाइप डी। ओके, सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे टाइप डी के स्टूडेंट के लिए। तो ये क्या होता है कि टाइप ए बी सी इनमें नहीं है। टाइप ए बी सी मतलब मैंने ऑलरेडी क्लियर किया कि 12th महाराष्ट्र स्टेट से नहीं है, उनका डोमिसाइल महाराष्ट्र में नहीं है, और अब एक और कैटेगरी ऐड हो गई कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तो इट इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज, ओके। यहाँ पे देखो द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र,
ओके, स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ काम के वजह से या फिर वो बीच में ही महाराष्ट्र के बाहर गए और उनके बच्चों का एजुकेशन वहाँ पे हो गया, ठीक है, उनका डोमिसाइल वहाँ का हो गया, बट नाउ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस, उनका एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेना है, ठीक है। तो इसलिए फिर उनको क्या करना है, देखो सी दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज ओनली, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो उनको प्रोफार्मा बी दिया है। अब इस बी में भी दो टाइप्स रहते हैं, एक B1 रहता है एंड B2। तो अब यहां पे देखो मैं आपको दिखा देता हूं ये प्रोफार्मास क्या है। सो फॉर टाइप डी कैंडिडेट्स ये है B1, ठीक है। तो B1 किन के लिए है कि जो अभी करंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इनके लिए ये सर्टिफिकेट है। तो ये हो गया B1 जो करंटली अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और B2 एक रहता है सर्टिफिकेट, तो ये किन के लिए है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो फॉर्म अलग अलग है फॉर द पीपल हु आर करंटली वर्किंग अंडर द व्हाट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इन दोनों के लिए अलग अलग अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। तो ये दोनों देखो, ये प्रोफार्मा B2 एंड ये हो गया आपका प्रोफार्मा B1। तो आपको जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आपको ये सर्टिफिकेट रेडी कर लेना है। नाउ डॉक्यूमेंट्स में देखो मैंने कहा प्रोफार्मा B1 चाहिए, वो है। और जो रिटायर्ड है, ठीक है, रिटायर्ड, उनको क्या करना है, देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी देने हैं, ओके, प्रूफ देने हैं वो कहाँ पे सेटल हुए हैं, ओके। सो अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, ओके। अभी से अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी जल्द से जल्दी जितना हो सके उतना बनाओ, बिकॉज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट अभी होने ही वाला है। टेंटेटिव डेट इज 10th of जुलाई, ठीक है। तो ये हो गया टाइप डी। और अब आगे बढ़ते हैं टाइप ई के लिए। ओके, सो नाउ विल प्रोसीड विद द टाइप ई। टाइप ई कैंडिडेट क्या होता है वो देखते हैं। अभी तक हमने देखो महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र के बाहर, ओके, ऐसे हम कैंडिडेट को डिफाइन कर रहे थे, बट नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग और ये थोड़ा डिफरेंट है। आप देखो यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फोकस हो रहा है और ये बॉर्डर एरिया मतलब यहाँ पे जो कैंडिडेट है पासिंग एसएससी एंड और एचएससी, ठीक है, एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन व्हाट दिस एरिया, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया, ये आपको ध्यान में रखना है। सेम टाइम हुज मदर टंग इज मराठी, हुज मदर टंग इज मराठी। तो आपका एक तो मदर टंग मराठी होना चाहिए एंड recognized institution from this area, so you are eligible for the type E candidate. अब यहाँ पे देखो उन्होंने एक नोट दिया है, the Maharashtra Karnataka border area includes the villages declared by the state government for that purpose. मतलब ये जो अभी एडमिशन वगैरह ले रहे हो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर कर दिया कि कौन कौन से विलेजेस इस एरिया में आने वाले हैं एंड अकॉर्डिंगली वो आपको चेक करने एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। और वो क्या है, तो यहाँ पे देखो दे मेंशन प्रोफार्मा G1 एंड G2, ठीक है, ये आपको देना चाहिए। तो G1 एंड G2 क्या है वो भी हम देखेंगे, बट यहाँ पे देखो G2 में क्या आता है, देखो सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द मदर टंग ऑफ द कैंडिडेट इज मराठी, ओके। तो ये प्रोफार्मा G2 इज रिलेटेड विद द मदर टंग मराठी, ओके। तो ये देखते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे। सी इट इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये देखो ये सर्टिफिकेट है प्रोफार्मा G1 फॉर कैंडिडेट रिसाइडिंग इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र स्टेट बॉर्डर एरिया। और G2 देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम कैंडिडेट फ्रॉम कर्नाटका एंड महाराष्ट्र स्टेट बॉर्डर एरिया एंड हैविंग मदर टंग एज अ मराठी। तो ये दोनों फॉर्मेट आप ठीक से देख लो और ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखने फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये सब इंफॉर्मेशन ब्रोशर में वंस रजिस्ट्रेशन का डेट आ जाएगा, वेबसाइट चालू हो जाएगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर वो अपलोड कर देंगे, वो डाउनलोड करो, ठीक से देखो एंड यू गो अहेड विद द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, देखो टाइप ई महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के कैंडिडेट हैं। टाइप डी जो है वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज। देन टाइप सी जो है दैट इज रिलेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। उसके बाद टाइप बी मतलब डोमिसाइल है महाराष्ट्र का बट 10th एंड 12th महाराष्ट्र से नहीं है। एंड फर्स्ट वन जिनका 10th प्लस 12th दोनों भी ओके महाराष्ट्र स्टेट से हुए और उनके पास खुद का डोमिसाइल है, ओके ऐसे बच्चे। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टाइप्स ऑफ कैंडिडेट।
अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अभी रजिस्ट्रेशन डेट नज़दीक आ रही है, तो प्लीज़ 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 बी रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट, स्कैन करो सब डॉक्यूमेंट अच्छे से विथ क्लियर, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके फ़ोटोज़ के बारे में, आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे पासपोर्ट साइज़ सॉफ्ट कॉपी रेडी रखो। बच्चे सेल्फी वगैरह निकाल के फ़ोटो लाते हैं, सो दैट क्रिएट्स अ ट्रबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इसलिए मुझे अभी यहाँ पे सबको इन्फॉर्म करना है कि आप जब भी एडमिशन प्रोसेस करोगे तो जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आप अच्छे से निकालो, स्टूडियो में जाके निकालो, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दी है इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन द होल एडमिशन प्रोसेस। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हो एंड डेफिनेटली I'll revert back to you. Same time, I would like to inform you that the Google form is ready. Okay, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें मेरे भी डिटेल्स रहेंगे और वो गूगल फॉर्म आप भर दो। उसके बाद I'll ask for the 1-to-1 काउंसलिंग मीटिंग, जो वहाँ पे आपके सारे डाउट्स मैं 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में क्लियर कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप मेरे वीडियोस देख रहे हो एंड शेयर भी कर रहे हो, सो रियली थैंकफुल टू यू। फिर भी अगर कुछ सजेशंस रहेंगे, कुछ भी रहेगा, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपडेट इट इन माई वीडियोज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।